नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बेबाक नारी में। बेबाक नारी में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यूं कहें फूड ब्लॉगर फूडी रायपुरियन से। इनका असली नाम आकृति अग्रवाल है, लेकिन ये फूडी रायपुरियन के नाम से जानी जाती हैं। चलिए आपकी सीधी मुलाकात कराते हैं फूडी रायपुरियन से। फूडी रायपुरियन या फिर यूं कहूँ आकृति अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फूडी रायपुरियन, फूड मतलब कहीं ना कहीं इमोशन से जुड़ा होता है। फूड अगर खराब हो तो इंसान का मूड भी खराब हो जाता है और लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं कि अगर इन्होंने कुछ बताया तो पक्का अच्छा होगा। शायद ही रायपुर में ऐसा कोई इंसान होगा जिन्होंने आपकी बताई हुई जगह पर वो गया हो और वहां से मायूस होकर लौटा हो, मेरे हिसाब से। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी फूड की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे आपने शुरुआत की। वैसे तो आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट मैं चाहूंगी आप हमारे ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। मैंने आईटी में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मैं कंप्यूटर साइंस को बिलोंग करती हूँ, फील्ड को। और मैंने एज अ हॉबी फैशन डिज़ाइनिंग भी परस्यू की हुई है। मैंने डिप्लोमा किया था, वो मेरी अपनी ग्रूमिंग के लिए था। हालांकि वो मुझे अब डे टू डे लाइफ में और मेरे वर्क में भी काम आ रहा है, लेकिन हाँ, वो मैंने एज अ पैशन किया था कि मुझे इस चीज का नॉलेज चाहिए था अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी पर्सनल स्टाइलिंग या आपका पर्सनल ड्रेसिंग सेंस उससे अफेक्ट होता है ऑब्वियसली। जो मेरे लाइफ के गोल्स थे, आप पहले की आकृति से अगर पूछोगे तो वो था किसी अच्छी एमएनसी में जॉब करना, बट बीइंग फ्रॉम अ टिपिकल मारवाड़ी फैमिली वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, गर्ल होना मारवाड़ी फैमिली में इज नॉट ईजी। अपने आप में एक चैलेंज है, बिकॉज ऑर्थोडॉक्स होती है फैमिली, कितनी भी मॉडर्न हो जाए। ये मैंने बहुत क्लोजली देखा हुआ है। तो क्योंकि मेरे खुद का आप एग्जाम्पल ले लेंगे तो मेरा खुद का ब्रदर यूएस में है, जॉब कर रहा है अभी, उसने वहीं पे मास्टर्स किया है और मैं यहाँ पर हूँ। और हम दोनों टॉपर्स थे अपनी अपनी फील्ड में, एंड वी वर लाइक वेरी गुड विथ एकेडमिक्स, क्योंकि मेरी जो मॉम है वो भी एमए है इंग्लिश लिटरेचर में। तो हमारे घर में ना एक वो पढ़ाई वाला माहौल हमेशा से रहा है। हम कभी ट्यूशंस नहीं गए, दोनों भाई बहन। एंड हमारा इंग्लिश पे होल्ड भी उसी वजह से आता है, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ स्कूल की ग्रूमिंग से कुछ नहीं होता है, घर का भी एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है ये सब चीज़ों में। तो वो चीज़ हमारे साथ रही है। एंड उसके बाद बस एक अंदर से पैशन था कि पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और जो भी पैशन था वो कर लिया था। अब कुछ तो खुद का करना था, अंदर से वो वाली चीज थी। जॉब वाले कोई भी पैरामीटर्स मुझे रायपुर में दिख नहीं रहे थे, रायपुर से बाहर जाने का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था। तो मैंने उसका एक इजी वे आउट ये निकाला कि चलो एक बार मैंने जॉब करके भी देखा, फ्रीलांसिंग बहुत सारे ऑनलाइन काम किए, बट वो सब कोविड के पहले था, तो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती थी उस टाइम पे। एंड यहाँ पर जब जॉब किया फ्रीलांसिंग में, तो लोगों को 9 to 5 की मेहनत फ्रीलांसिंग में चाहिए होती थी, बिल्कुल थोड़े से पैसों में। और मुझे ऐसा लगता था कि वर्क एथिक्स, वर्क कल्चर ही यहाँ पर नहीं था बिल्कुल भी। मतलब आपको जॉब में तो आपको बॉस ऐसा ट्रीट करता है कि आप घर की सब्जी तरकारी भी उनको ला कर दे दो। एंड गर्ल पॉइंट ऑफ व्यू से इवन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरे बॉस ने मुझे एक टाइम पे ऐसा बोला था कि आओ और मुझे डिनर प्रिपेयर करके खाना बना के जाओ मेरे लिए। तो वो करते करते में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जॉब मेरे लिए रायपुर में तो नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए या मुझे जिस तरह से ग्रो करना है, क्योंकि वहां पे एक स्टैग्नेंसी भी आ गई थी। मैं कंटेंट राइटिंग कर रही थी, इवेंट्स हैंडल कर रही थी, पीआर कर रही थी, मार्केटिंग के लिए भी जा रही थी, जो मेरे फैमिली एथिक्स से बहुत लोअर वाली जॉब थी ये। लेकिन तब भी ऐसा था कि खुद का कुछ करना है तो आपको स्टूप लेवल से चालू करना पड़ता है, प्यून क्लर्क की जॉब से लेकर आपको सारा कुछ करना पड़ता है। तो वो वहां पे एक जब वो रोड ब्लॉक पॉइंट आ रहा था ना मेरा, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ना खुद का कुछ चालू करना है। और तब मेरा एक ही गोल था माइंड में कि मुझे बिजी रहना है, मुझे सिर्फ अपना पैशन फॉलो करना है। पैसे नहीं आएंगे चलेगा, इसका कुछ आगे रिजल्ट नहीं निकलेगा चलेगा, लेकिन अपना एक खुद का कुछ होना चाहिए जिसको मैं अपना बुला सकूं। दैट्स हाउ फूडी रायपुरियन स्टार्टेड 7 years बैक। फूडी रायपुरियन का आइडिया कैसे आया? लाइक ये नाम काफी अपने आप में यूनिक है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो इनिशियली जब मैंने पेज स्टार्ट किया था तो फूडी रायपुरियन वाज नॉट द नेम मैंने जिससे चालू किया। हाँ, महीने भर के अंदर मैं इस नाम पर पहुंच गई थी, बट मैंने कई सारे ट्रायल एंड एरर किए, कई लोगों से कंसल्ट भी किया कि किस तरह के नाम होने चाहिए, किस तरह का मुझे क्या करना चाहिए।
तो माइंड में एक चीज क्लिक की, बहुत सारे मैंने ऐसे नाम मिक्स एंड मैच किए। मैंने फिर बैठ के शांति से अपना गोल सोचा। नंबर 1 था कि उस समय ब्लॉगिंग बिल्कुल भी रायपुर में नहीं थी, तो सबसे इजी तरीका था लोगों तक पहुंचने का फूड। क्योंकि देखो, एक आदमी नहीं, इंसान के जो दिल का रास्ता है वो पेट से होकर गुजरता है, ये मुझे अच्छे से पता है। तो मैंने इसीलिए उसमें मैंने बोला नहीं, मैं फूड तो करूंगी ही। और बाय चांस मेरे पास फूड की बहुत सारी पिक्चर्स अवेलेबल थी, एंड जब मैंने इंस्टाग्राम चालू किया था तब इंस्टाग्राम होता भी सिर्फ फोटोज के बारे में था। तो फूड था, फूड को थोड़ा सा ट्विस्ट करके फूडी बना दिया। एंड क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास ऑप्शन जो है ना वो रायपुर ही है, मुझे जो भी करना है वो रायपुर में ही करना है, और मुझे ऑडियंस भी जो टारगेट थी मेरी वो रायपुर थी, तो रायपुर को हम रायपुरियंस ही बोलते हैं हमेशा। सो दैट इज वाई उन दोनों नाम को जोड़ के मैंने फूडी और रायपुरियन कर दिया। चलिए आपसे और बातचीत करते हैं और आपसे थोड़ा और हम पर्सनल आपकी डिटेल्स निकालेंगे। आपको कौन से फूड ज्यादा पसंद है, फाइन डाइन या फिर स्ट्रीट फूड? आकृति को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आकृति एनी टाइम स्ट्रीट फूड लवर है। आकृति को वैरायटीज खाना बहुत पसंद है, और आकृति का गो टू प्लेस या गो टू चीज होती है अलग अलग तरह का स्ट्रीट फूड ट्राई करना, अलग अलग तरह का स्ट्रीट फूड इंजॉय करना, एक्सप्लोर करना। आपके हिसाब से यूं कहूँ कि ऐसा कोई सिटी जो फूड के लिए आप एक्सप्लोर करना चाहें वो कौन सी होगी, और आप वहाँ क्यों जाना चाहेंगी? जो मैं सिटीज एक्सप्लोर करना चाहती थी उसमें से 2 मेजर सिटीज मैंने कर भी ली हैं, बट हाँ, मुझे दोबारा या 3 बार या 4 बार या 5 बार आप जाने बोलोगे तो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। नंबर 1 इज कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली, जो फूड हब भी है। बिकॉज आप दिल्ली जाओगे, दिल्ली में आप अननोन किसी भी रेडी, किसी भी स्टॉल, किसी भी जगह पे रैंडम खड़े होके भी खाना खा लोगे, आपको बहुत अच्छा खाना ही मिलेगा, क्योंकि वहां पे क्वालिटी और टेस्ट मैटर करता है। नंबर 1। नंबर 2 मेरी लिस्ट में आता है बनारस, क्योंकि बनारस का फूड इज लाइक अमेजिंग। वहां पे छोटी छोटी गलियां हैं, पतली पतली गलियां भी उनको बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा मतलब आप अगर रायपुर से कंपेयर करोगे वहां की गलियों को तो आपको लगेगा ये तो रोड भी नहीं है वहां पर, बट वहां पे इतना अच्छा खाना मिलता है और इतना रिच वहां का खाना है। और इसके बाद आप मुझे जो एक्सप्लोर करने के लिए बोलोगे तो मुझे जाना है यूरोप, और मुझे स्पेशली पेरिस, लंदन, इस तरह में वहां पे जो फ्रेंच डेजर्ट्स और वो सब है, मुझे वो एक्सप्लोर करने का बहुत मन है। हर एक काम में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। हम जैसे 9 to 5 हमारी जॉब है, हम उसमें भी हमको चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। फूड इंडस्ट्री जो कि बहुत वास्ट है, ठीक है, उसमें आपको कौन कौन से चैलेंजेस आए दिन फेस करने होते हैं? फूड इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज तो होता है कि जब आपका पेट भरा हुआ हो और सामने इतना सारा फूड रखा हो और आपका मन या इच्छा बिल्कुल नहीं है उसको खाने की, लेकिन आपको टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऑनेस्टी वाला फैक्टर आ जाता है कि टेस्ट तो करके ही रिव्यू देना है। नंबर 1। नंबर 2 चैलेंज आता है कि इट इज अ मेन डोमिनेटेड फील्ड, तो आपको बॉयज वहां पे ईगो क्लैशिंग होता है, वो आपको बहुत पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। आपको आदमियों के साथ ही बैठ के काम करना होता है, उनको समझाना भी होता है और उनके साथ में काम अपना निकालना भी होता है। एंड नंबर 3 मैं बोलूंगी कि लोगों के जो कमेंट्स होते हैं ना एक लड़की को लेकर, पर्सनल कमेंट्स, मतलब आपका वेट ऐसा है, आप ऐसे दिख रहे हो, आप इतना खाना खा लेते हो, ये सारी चीजें बहुत चैलेंजिंग होती है। प्लस टाइम, लोगों को लगता है कि मतलब ना ये बहुत इजी काम है, बट मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, हमें शूट करने जाना होता है, रास्ते में कॉल आता है और बोलते हैं कि आज नहीं हो पाएगा मैडम, आप कल आइए। जैसे एक होता है ना कि लोग हमें तो पूरे समय फ्री समझते हैं, कई बार लोग हमें कॉल करते हैं, मैम रात को 11 बजे के आसपास होएगा, आप कर लोगे ना? तो वो किसी और के टाइम सुविधा को भी नहीं देखते हैं, वो सिर्फ अपनी कन्वीनियंस देखते हैं। कोई कोई लेडीज होती हैं तो उनका ऐसा होता है, नहीं हमारा ना घर 12 बजे या सुबह 11 बजे या 9 बजे ही खाली है, मेरे बच्चे उस समय सोए रहते हैं तो मुझे उसी समय शूट करना है। तो इस तरह के बहुत सारे डे टू डे चैलेंजेस देखो सब काम में होते हैं, तो हमारा काम भी इज नो डिफरेंट। जैसा कि आपने अभी एक बात बोला कि बॉडी शेमिंग, बीइंग अ गर्ल, ये हमने भी फेस किया है, आप रोज कर ही, लेकिन इस चीज को ओवरकम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप आई थिंक हर दिन इस चीज को फेस कर रही होंगी, इसको लेकर आपका क्या कहना है?
बॉडी शेमिंग एक वर्ड है सिर्फ, लेकिन ना ये बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है किसी की भी मेंटल हेल्थ पे, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ तक मेरी बात है ना, तो मैंने लाइफ लॉन्ग बहुत बॉडी शेमिंग सहन की है लोगों की। बहुत पर्सनल कमेंट्स, आज भी लोग बिलो द बेल्ट जाके पर्सनल कमेंट करने में 2 सेकंड लगाते हैं। इट इज, वो उनके लिए बहुत नॉर्मल बात है। लोगों का जजमेंट पास करने की कोई लिमिट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और लोग बिना सोचे समझे जजमेंट सामने वाले के ऊपर पास करते चले जाते हैं। और क्या होता है ना कि इसमें हम लड़कियों को ही सबसे ज्यादा ये सहन करना पड़ता है। हर किसी ने ना एक ढांचा बना लिया है अपने दिमाग में लड़कियों को लेकर। उनको लगता था कि वो मजाक कर रहे हैं, अरे हम तो ऐसे ही कैजुअली बोल रहे हैं। लेकिन मुझे एक पॉइंट पे आके उनको बोलना पड़ा कि स्टॉप कॉलिंग मी दैट। मैं ऑफेंड होती हूँ इस चीज से, मुझे नहीं पसंद है ये। तुम मजाक में बोलते हो, मैं मानती हूँ तुम प्यार से बोल रहे हो। तुमको मैं तुम्हारे में जो भी कमी है उसको लेके तुम्हारा नाम बना दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? वही आकृति, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस चीज को ओवरकम करने, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो इस चीज से ओवरकम नहीं कर पाती, उनको डिप्रेशन जैसी तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है। तो आप उन जैसी लड़कियों को या फिर किसी को भी, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ लड़कियां, किसी को भी क्या टिप देनी चाहेंगी कि इस चीज को इस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हैं ये चीज अपनाकर? इसका ना कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है। देखो, हर किसी की मेंटल जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। किसी के ऊपर ये कमेंट्स बहुत ज्यादा गहरा असर कर जाते हैं, किसी के ऊपर मतलब उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका एक ही गेट अवे है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। आपको ना अपने आप से डील करना है। आपको पता है ना कि आप अपनी चॉइस से मोटे नहीं हो, या आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आपको सिर्फ वो एक कान से सुनना है, दूसरे से निकालना है। उससे ज्यादा कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता इस चीज का। क्योंकि मैंने खुद ने भी, लोग बहुत सारे आपको सोल्यूशन बताएंगे, लोग बहुत ज्ञान देते हैं ये सब चीजों के बारे में, बट मैं बोलूंगी कि आप अपनी बॉडी से अगर खुश हो, लेकिन आप अगर मोटे भी हो और आपको पता है कि आप अपने एफर्ट्स में कहीं कमी नहीं कर रहे हो, या आप उसके लिए आपको पता है आपके अंदर ये कमी है, तो आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो ना। आपको सिर्फ ये सोचना है या ये मान के चलना है कि मैं अगर कुछ सही कर रही हूं तो मुझे कोई लेना देना नहीं है कि बाकी लोग मुझे क्या बोल रहे हैं। तो बहुत सारी सीरियस बातें हो गई, अब थोड़ा सा माहौल को लाइट करते हैं और आपसे एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जहां हम छोटे छोटे सवाल करेंगे, आप उनका एकदम क्विक क्विक आंसर देना, ठीक है? तो आकृति को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, स्ट्रीट फूड या फाइन डाइनिंग? मैंने जैसे बताया था, स्ट्रीट फूड। कौन सा फूड ट्रेंड आपको ओवररेटेड लगता है? मुझे ओवररेटेड ट्रेंड मैं बोलूंगी, जो लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं मैगी के साथ में, या लोग जो ओवर ईटिंग चैलेंजेस करते हैं ना, 1 मिनट में आपको ये पूरा खाना करना है, वो मुझे फूड की इंसल्ट फील होती है। खाना बनाना पसंद है या सिर्फ खाना पसंद है? दोनों पसंद है, लेकिन खाना बनाना तब पसंद है जब मैं अपनी चॉइस से, फ्री माइंड से कुछ अच्छा क्रिएट बस करूं। डेली रोटी सब्जी बनाने वाली इंसान मैं नहीं हूँ। ऐसी एक कौन सी डिश है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप नहीं खाना चाहते? दाल चावल। ओ गॉड, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। अच्छा, आप ऐसी कौन सी डिश है जो आप हर बार ऑर्डर करती हैं? स्ट्रीट फूड में मैं हमेशा गुपचुप खाती हूँ। एंड अगर आप कैफेज की बात करोगे तो मेरा गो टू रहेगा पास्तास। ऐसा कौन सा देश है जो सिर्फ आप खाने के लिए घूमना चाहती हैं? आई थिंक यूरोप, क्योंकि मुझे वहाँ पे यूरोप का जो एक कल्चर है ना, ब्रेड्स और पेस्ट्रीज, पैटिसरी वहीं से स्टार्ट हुआ है। एंड वहाँ पर जैसे बहुत अच्छे फ्रेंच डेजर्ट्स, चॉकलेट्स वहीं से स्टार्ट हुई है, तो मुझे वो एक्सप्लोर करना है। ऐसी एक अजीब सी चीज जो आपने अब तक खाई हो? कुछ एक कबाब तरह का था, एक बार मैंने खाया था वो। उन्होंने उसका नाम भी कुछ अलग ही सा रखा था, एंड उसके ऊपर उन्होंने ग्रीन तरीके का पेस्ट कुछ डाला था, तो वो काफी मेरे लिए ऑफ था। मतलब कई बार लोग क्या है, कैफे वाले न्यू ऑफर करने के चक्कर में काफी एक्सपेरिमेंट कर जाते हैं जो वर्क नहीं करते हैं, तो वो काफी अजीब चीजें भी करते हैं लोग। अच्छा, आपके फूड ब्लॉगिंग में सबसे एक्साइटिंग पार्ट जिसको कहना चाहिए वो टेस्टिंग है या फिर फोटोग्राफी? टेस्टिंग तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं थक जाती हूँ टेस्ट कर करके। तो आप फोटोग्राफी या कंटेंट क्रिएशन बोल सकते हो, वो मुझे पसंद है। हाँ, अजीब चीज में मुझे याद आया, एक बार मैंने ना ब्लैक मैगी ओरियो वाली हमने ट्राई की थी, बहुत ट्रेंड है। मतलब ना वो मीठी मैगी, एंड कई ब्लॉगर्स ने उसको रिव्यू किया था कि इट वाज रियली यमी एंड गुड। मेरे लिए वो इंसल्ट थी, बहुत ही गंदा। अच्छा, आपके लिए फूड का क्या मतलब है, डेफिनेशन?
फूड ने मुझे मेरी जिंदगी दी है, क्योंकि उसने मुझे मेरा करियर दिया है, तो मेरे दिल के बहुत करीब है। इतनी ज्यादा फूडी में कभी नहीं थी, क्योंकि लोगों को लगता है कि फूडी का मतलब होता है क्वांटिटी खाना। आई एम नॉट दैट पर्सन जो क्वांटिटी खाएगी। अभी आप मेरे साथ अगर बैठ के खाना खाओगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, मैं आपसे कम ही खाऊंगी। मेरी डाइट बहुत कम है, रेस्ट्रिक्टेड ही खाती हूँ मैं। मुझे चाहिए वेराइटीज, मुझे चाहिए एक्सप्लोर करना, हर बार न्यू चीजें ट्राई करना, भले 2 बाइट खा के छोड़ूंगी। तो फूड का ना मेरी लाइफ में तो बहुत ज्यादा महत्व रहा है, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि मेरा जो करियर है उसको जो एक किक स्टार्ट मिली है वो फूड से ही मिली है। तो फूड मेरे लिए एक होता है कि उसने मुझे मेरी जिंदगी से मिलाया है, जो मेरा काम है आज की डेट में। अच्छा, आपका फेवरेट कंफर्ट फूड क्या है? बहुत फनी लगेगा, लेकिन मेरा कंफर्ट फूड या तो गुपचुप है। मुझे जब बाहर भूख लगती है बहुत तेज, तो मैं सीधा कोई गुपचुप का स्टॉल ढूंढती हूँ। और अगर मैं घर पे हूँ ना, तो आई प्रेफर ईटिंग जैसे ना कुछ हेल्दी। मेरे पास मखानाज रहेंगे, ड्राई फ्रूट्स, नट्स रहेंगे रोस्टेड, वो, या फिर जैसे एक खाखरा होता है। तो ये सारी चीजें मेरी कंफर्ट फूड है। और वन इज लाइक माय ब्लैक कॉफी। मेरे को भूख लगेगी, मैं, बहुत लोग इसको गलत भी बोल सकते हैं, बट मैं पीती हूँ। एक ऐसी चीज जो आकृति की थाली में होनी ही चाहिए, वो कौन सी है? अगर मैं प्रॉपर इंडियन मील खा रही हूँ, तो मैं मारवाड़ी हूँ, मुझे पापड़ अचार और उसके साथ भुजिया चाहिए। ये 3 चीज बहुत जरूरी है। या तीनों में से एटलीस्ट 2 चीजें तो हो, पापड़ अचार हो या भुजिया अचार हो, ऐसा ये कॉम्बिनेशन चाहिए। चलिए, अब वापस से सवाल जवाब और थोड़ा सा माहौल को फिर से सीरियस बना लेते हैं। हालांकि आकृति, बीइंग अ गर्ल, जैसे आपने कहा कि मारवाड़ी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स होती है, वो इतना अपॉर्चुनिटी नहीं देती लड़कियों को, लेकिन जब आपने कहा कि आपको फूड ब्लॉगिंग करनी है या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था और उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताया था, किसी को भी नहीं पता था इस पेज के बारे में। इनफैक्ट शुरू के 10 महीने जब तक मैं श्योर नहीं हुई कि मैं ये कंटिन्यू रख पाऊंगी, तो मैंने किसी भी इंसान को नहीं बताया था। और शुरू में जब फूडी रायपुरियन बना था ना, तो वहां पे आकृति अग्रवाल का नाम कहीं नहीं था, फेस कहीं नहीं था, तो किसी को भी पता नहीं था कि इस पेज के पीछे कौन है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, कुछ नहीं मालूम था। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं था इनिशियली। जब वो 10 के फॉलोवर्स क्रॉस कर गया, तो उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को धीरे से बताया, और उनको यही लगा कि मैं बस टाइम पास कर रही हूँ। तो देवर लाइक कि हाँ ठीक है, तुम्हारी जिंदगी में अभी कुछ करने के लिए अगर नहीं है, तो तुम मतलब थोड़ा बहुत 1-2 घंटा दिन का निकाल के जा रही हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। लेकिन धीरे धीरे जब वो ग्रो हुआ, 4 लोगों ने उन्हें जाकर बोलना स्टार्ट किया कि अरे आपकी बेटी तो वीडियोस बनाती है, आपकी बेटी, जब मैंने 10-11 महीने बाद अपना फेस भी वहां रिवील किया था, फिर धीरे 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 करके वो थोड़ा ग्रो होता गया, तो लोगों में नोन होता गया, तो मेरे पेरेंट्स को एक पहचान मिली कि ये फूडी रायपुरियन के पेरेंट्स हैं। तो फिर उनको लगा कि नहीं, ये तो बहुत सीरियस होती जा रही है। तो उसके बाद हाँ, काफी सारे क्लैशेस हुए, ऐसा भी हुआ कि नहीं बंद कर दो, बट आई वॉज वेरी एडमेंट कि जो मैं कर रही हूँ वो तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और मतलब एक होता है कि ये मैंने खुद के दम पे चालू किया है, तो आई एम डूइंग इट नो मैटर व्हाट। बात करते हैं क्रिटिसिज्म की, जो कि हर फील्ड में या फिर हर जगह सबको फेस करना पड़ता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ, आप किसी फूड को रिव्यू करने गई हो और वहां पे आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, आपने उससे कैसे डील किया? देखो, क्रिटिसिज्म इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। कभी कभार कंस्ट्रक्टिव होता है, कभी कभार डिस्ट्रक्टिव भी होता है। तो कभी जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आता है, कि कई बार मुझे लोग मैसेज करते हैं कि मैम आपने जो रिव्यू डाला था, हम गए थे, हमारा एक्सपीरियंस ऐसा ऐसा रहा वहां जाके, या हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो मैं एक ही चीज करती हूँ, आई अपोलोजाइज ऑन मतलब ऑन द जो भी रेस्टोरेंट था उसके बिहाफ पे, और मैं उन तक वो मैसेज पहुंचाती हूँ कि देखो आपके यहाँ पे ऐसा हुआ है, आप या तो उसको रेक्टिफाई करो, या क्यों हुआ है मुझे जवाब चाहिए इस चीज का, क्योंकि मेरी भी वहां पर एक बोलना चाहिए कि मेरी भी क्रेडिबिलिटी या मेरा भी एक वहां पे इमेज की सवाल आ जाता है ऑब्वियसली। तो वो वाली चीज होती है। कई बार लोग जानबूझ के डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि जस्ट टू लेट यू डाउन, या आपको नीचा दिखाने के लिए। तब फिर मेरा वो बस एक ही रिएक्शन रहता है कि या तो सीन जोन कर दो, आज की डेट में जो बोलते हैं सीन करके छोड़ दो, या तो फिर रख के जवाब दो और आगे बढ़ो।
वैसा वो समझ में आ जाता है, क्योंकि अब इतने साल हो गए ना काम करते हुए, तो पता चल जाता है कि किसके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर या आपके क्रिटिसिज्म को लेकर। वो सच में ऑनेस्टली आपको कोई फीडबैक देना चाह रहे हैं या वो जानबूझ के आपके काम में कुछ निकालना चाह रहे हैं। जैसे एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगी। वंस एक मैं नाम नहीं लूंगी, बट एक जगह थी रैंडम, मैं वहां पर गई, मैंने वहां पर डोसा ऑर्डर किया, ट्राई किया, वो मुझे बिल्कुल वेस्ट लगा और बहुत गंदा टेस्ट था। 160 रुपीज का वो डोसा था। मैंने पे किया, मैंने डाल दिया कि दिस इज नॉट गुड, यू शुडंट ट्राई इट। उनकी पूरी फैमिली मेरे पीछे पड़ गया उसके बाद में। लिटरली बता रही हूँ, इट वॉज अ नाइटमेयर एक्सपीरियंस फॉर मी। उन्होंने मेरे पहले तो मेरे पास कॉल आया कि आपने ऐसा क्यों डाला, मेरे फ्रेंड के थ्रू आया, जिनका वो था ना वो मेरे फ्रेंड की सिस्टर थी। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे उससे अप्रोच करवाया कि इसको बोलो कि ये डिलीट करेगी, और तब तक उन्होंने अपनी फैमिली में वो वीडियो सर्कुलेट कर दिया था और हर कोई उसमें जाके उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहा था मेरे लिए। बहुत मुश्किल जॉब है, सबको लगता है आसान है, बट कुछ आसान नहीं है आज की डेट में। चाहे आप वो 9 to 5 वाली जॉब कर रहे हो, या फिर आप एक फ्रीलांसर हो, या फिर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहां लोग आपको जानते नहीं लेकिन वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज कमांड की, आपने बताया है, तो भैया हम वहां पे जाके वहां का खाना टेस्ट करेंगे। मेरा सवाल आकृति आपसे ये है कि बहुत सारे मतलब बाहर के, जैसे कि आपने दिल्ली की बात कही, वहां पे एक वेल नोन बहुत बढ़िया फूड ब्लॉगर है, उन्होंने रिसेंट अपनी एक ब्रांड लेकर आए, चॉकलेट की ब्रांड है उनकी, शायद आपको पता होगा। तो क्या आकृति का भी प्लान है फ्यूचर में खुद का कुछ ब्रांड लेकर आना? यस, डेफिनेटली है, और इसके बारे में मैं कई महीनों से, या बोलना चाहिए 1-2 सालों से प्लान कर रही हूँ, बट मैं कोई भी चीज़ पे बहुत जल्दी से पहुंचना नहीं चाहती हूँ। इसीलिए मैं आपको उसके बारे में कुछ ऐसा बोलूँगी या इंटीमेट भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा एक ही विश्वास है अपने काम को लेकर, करो तो अपना 100% देके करो, वरना बिल्कुल मत करो उसको। जस्ट क्योंकि दुनिया कर रही है तो मैं भी अपना हाथ डाल दूं वाली चीज नहीं है मेरे अंदर। तो मेरा ऐसा है कि हो सकता है मैं फूडी रायपुरियन ब्रांड से रिलेटेड कुछ करूं, बट जो मेरा प्लान है वो फूडी रायपुरियन को एनकैश करना नहीं है, कुछ और अलग भी करना है, क्योंकि आकृति अग्रवाल के और भी कई सारे पहलू हैं जिनको मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। ऑब्वियसली जैसे आपने देखा भी होगा कि फूडी रायपुरियन नाम मैंने चालू जरूर किया था, बट वो सिर्फ फूड तक रेस्ट्रिक्ट होके नहीं रहा, उसमें फैशन, लाइफस्टाइल और रायपुर की सारी छोटी बड़ी चीजें सब इंक्लूड हो गई। तो वैसे ही मैं बोलूंगी कि आकृति के भी बहुत सारे पहलू हैं, तो हो सकता है उसमें से कोई एक आपको एज अ ब्रांड आगे चल के दिखे। बात करेंगे, सबके फ्यूचर गोल्स होते हैं लाइफ में, हर कोई अपने आप को 5 साल या अगले 2 या 3 साल में एक जगह पर इमेजिन करता है। आकृति के पिछले आगे के 5 साल के क्या फ्यूचर गोल्स हैं, प्लीज आकृति हमें बताएं। अभी रिसेंटली मैंने ना सोशल मीडिया पे एक लाइन पढ़ी थी, जस्ट गो विद द फ्लो। आकृति एक ऐसी इंसान है ना जो प्लानिंग या प्लॉटिंग करने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। अगले 5 साल में मैं बोलूं कि मैं शादी कर लूं, बच्चा कर लूं, मेरा खुद का घर हो जाए, मैं पूरा वर्ल्ड टूर कर लूं, वो ऊपर वाला जो प्लान करके रखा है वही होना है। हाँ, मैं अपने काम से रिलेटेड अपने फ्यूचर गोल के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि इसको मैं पैन इंडिया और पूरे वर्ल्ड तक लेवल तक लेके जाना चाहती हूँ। 7 साल में इतनी जर्नी करी है, 5 साल में उनका साथ रहा ना ऊपर वाले का, तो और आगे भी बढ़ जाएंगे। मेरा आखिरी सवाल, जो नए इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अभी छोटे छोटे बच्चे आजकल इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं और उनके नो डाउट उनके फॉलोवर्स भी काफी बड़ी, उनके लिए आकृति स्पेशल अगर कोई 3 टिप देना चाहे तो वो क्या होगी? बी ओरिजिनल, अपना स्टाइल और अपना एक जो बोलना चाहिए अपना एक फ्लेवर मत भूलो, किसी को कॉपी मत करो। सेकंड, बी डाउन टू अर्थ। अचानक से फॉलोवर्स आ जा रहे हैं या अचानक से आपके पास में फेम आ जा रही है या आपके पास व्यूज आ जा रहे हैं, तो उसको अपने सर पे मत चढ़ने दो। जितना जल्दी ऊपर चढ़े हो उतनी जल्दी नीचे उतर सकते हो इस चीज की वजह से। नंबर 3, पैसे का लालच मत करो, क्योंकि आज तुम्हारा कंटेंट चल रहा है तो तुमको पैसे मिल रहे हैं, उसको एक नॉर्मल फीलिंग रहने दो। उसको ये मत समझो कि तुम अब करोड़पति बन जाओगे इतनी ही चीजों से। इट शुड बी कि एक मॉडरेट डाउन टू अर्थ रहते हुए आप लोगों के साथ में कंसिस्टेंट रहोगे तो लॉन्ग टर्म का घोड़ा बनोगे, और उसको अपने सर पे चढ़ के सोचोगे कि अभी मेरा कंटेंट बहुत चल रहा है तो मैं जितना हो सके उतना बना लूं ना अभी की अभी में, तो वो 4 दिन की चांदनी हो जाएगा।
तो ये थी हमारे साथ फूडी रायपुरियन आकृति अग्रवाल। इनसे हमने बहुत सारी बातचीत की, इन्होंने अपने लाइफ की पूरी जर्नी बताई, कैसे फूडी रायपुरियन पेज शुरू हुआ और आगे 5 साल पे वो अपने ब्रांड को कहाँ देखती हैं। आगे भी ऐसे एपिसोड हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।